आज हम उन चोरियों का जिक्र करेंगे जो बर्रे सगीर में ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद बरतानवी राज ने अपने दौर में करवाई। ब्रिटिश साम्राज्य गोरा साहब यहाँ पे तिजारत के साथ साथ वो तमाम मालो ज़र इकट्ठा करने के लिए आए थे। बरतानवी राज की सबसे बड़ी चोरी से आगाज करते हैं जो कि है कोहिनूर हीरा। एवेल्युएट करते हैं दौलत को, उनके मुताबिक ये शायद बर्रे सगीर की कीमत के बराबर था। कोहिनूर हीरा बर्रे सगीर की कीमत के बराबर था। बहरकैफ ये हिंदू प्रॉपर्टी थी क्योंकि ये साउथ इंडिया से मिला था, इसमें कोई शक नहीं। उन्हें ये इल्म था, नादिर शाह को, मुगलिया बादशाहों के पास एक बेशकीमत हीरा है। उस हीरे का नाम उस वक्त तक मंजर आम पे नहीं आया। नादिर शाह ने जबरन ये हीरा अहमद शाह रंगीला से हासिल कर ली। नादिर शाह ने अहमद शाह रंगीला की सल्तनत पे हमला किया और वहां से कोहिनूर हीरे के साथ साथ 1000 हाथी और 50,000 ऊंटों पर हीरे जवाहरात लाद कर यहाँ से ईरान ले गए। ये पहली ज्यादती सब कॉन्टिनेंट के लोगों के साथ। ये पहला अगवा बराए तावान है, क्योंकि इसी अगवा बराए तावान के एवज ब्रिटिश साम्राज्य ने कोहिनूर हासिल किया है। आज के पॉडकास्ट में हम जिक्र करेंगे बर्रे सगीर में बरतानवी साम्राज्य की जानिब से बड़ी चोरियों का, और उन बड़ी चोरियों में सबसे बड़ी चोरी कोहिनूर हीरे की है। कहा जाता है कि कोहिनूर की वैल्यू बर्रे सगीर के पूरे बजट के बराबर थी। इसके अलावा भी करोड़ों पाउंड्स यहां से बरतानिया मुंतकिल किए गए, जिसके नतीजे में बर्रे सगीर कमजोर होता चला गया और बरतानवी रियासत एक मुनज़्ज़म और मजबूत रियासत बनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भेस में ताजिर आए थे या डाकू, आज के पॉडकास्ट में तफसीली जिक्र करेंगे। अच्छा ज़हीर साहब, आज के दौर के क्राइम तो हम डिस्कस करते रहते हैं। आज हम उन चोरियों का जिक्र करेंगे जो बर्रे सगीर में ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद बरतानवी राज ने अपने दौर में करवाई। एक बहुत बड़ा डाका डाला गया जिससे बर्रे सगीर मफलूज होता गया, कमजोर होता गया और बरतानिया मजबूत रियासत बनती गई। तो सबसे पहले ये बताएं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ताजिर के भेस में वाकई डकैत थे? देखिए सर, तारीख से हमेशा खिलवाड़ हुआ है। हर दौर में तारीख दान कभी भी तारीख लिखते वक्त इंसाफ का दामन थामे हुए नहीं थे। वो खा इंडो पाक की हिस्ट्री हो या कोई दीगर हिस्ट्री हो, चाहे वो तारीख इस्लाम हो, उसमें आपको मुख्तलिफ आरा मिलती हैं। मुख्तलिफ मुअर्रिख लिखने वाले मुख्तलिफ अंदाज में तारीख लिख गए। आपने जो टॉपिक चुना है ये बड़ा वसी टॉपिक है। आपकी बात से मैं इत्तफाक करता हूं कि ब्रिटिश साम्राज्य यकीनन अव्वलीन सतह पे तो तिजारत की गरज से आए थे, क्योंकि उन्हें ये इल्म था कि बरसगीर, जो कि अब पाकिस्तान भी उसी का हिस्सा है, ये खित्ता बड़ा जरखेज खित्ता रहा। मुगल जो थे वो भी यहाँ इसी गर्ज से आए थे कि ये बड़ा जरखेज खित्ता था। यहाँ पे अजनास भी बड़ी वाफर मिकदार में थीं और दीगर ख़जाने भी काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद थे। और अगर आप हिंदू जो थे ताजिर, उनका जिक्र करें तो वो भी सोना और चांदी उनके ज़ख़ीरों में सबसे बड़ा ज़ख़ीरा हुआ करता था। बिल्कुल। लिहाजा यस ऑफ कोर्स ब्रिटिश साम्राज्य गोरा साहब यहाँ पे तिजारत के साथ साथ वो तमाम मालो ज़र इकट्ठा करने के लिए आए थे जो कि उनको पहले से इल्म था। तो इसका आगाज कैसे होता है? आगाज ऐसे होता है जी कि अगर आप मुझे इसमें जो सबसे बड़ा एक मामला ज़ेरे बहस भी रहता है और उस पे आज तक बहस हो रही है, सबसे बड़ी चोरी यानी बरतानवी राज की सबसे बड़ी चोरी से आगाज करते हैं जो कि है कोहिनूर हीरा। यस ऑफ कोर्स। और इसके साथ साथ दीगर जवाहरात भी हैं, लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ी है जी, उसमें यह था कि कोहिनूर चूंकि आज तक एक वजह तनाज़ा है, भारतीय जो हुक्मरान है वो आज तक तकाजा कर रहे हैं, गो कि उनका ये तकाजा बनता नहीं है, ये आगे चल के मैं आपको अर्ज करूंगा। तो हम कोहिनूर को डिस्कस कर लेते हैं। हम पहले कोहिनूर की चोरी डिस्कस करते हैं। कोहिनूर की चोरी डिस्कस कर लेते हैं और फिर फैसला हम छोड़ेंगे अपने व्यूअर्स पे कि ये चोरी थी या क्या था। कोहिनूर एक बेशकीमत हीरा था और तारीखदान और जो एवेल्युएट करते हैं दौलत को, उनके मुताबिक ये शायद बर्रे सगीर की कीमत के बराबर था।
कोहिनूर हीरा बर्रे सगीर की कीमत के बराबर था। जी, कीमत के बराबर था। ओके। ये उनका कहना है। जाहिर है कैलकुलेट किया जी। उन्होंने। लेकिन जितनी इस पे जंग हुई है हम्म। वो यही बताती है कि ये वाकई तो बेशकीमत मैं था। चाहूंगा पहले हिस्ट्री से आगाज कर लेना, जी, ताकि पता चले कोहिनूर हीरा कब से है, जी, कब आया और उसके बाद अब कहाँ पे है, फिर जी, बाद में बताएंगे। जी। ये बुनियादी तौर पे कोई 1000 एक सन 1000 में ये दरियाफ्त हुआ ठीक है। हीरा। अब तारीख ये बताती है और जो मैं समझता हूँ कि उसकी वो हकीकत पे मबनी है कि कोई 1000 या 1001 में ये कृष्णा नदी के किनारे से साउथ इंडिया, गोलकोंडा एक जगह है, माइंस हैं वहां पे, वहां से ये दरियाफ्त हुआ था। और कुछ मुअर्रख लिखते हैं कि ये शायद नदी के किनारे मौजूद था। ठीक है। बहरकैफ ये हिंदू प्रॉपर्टी थी, क्योंकि ये साउथ इंडिया से मिला था। साउथ इंडिया से मिला था, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल सही है। अब ये हीरा जो है ये अव्वलीन सतह पे मुगल एम्पायर की जीनत बना और गालबन इब्राहिम लोदी की बेगम साहिबा ने ये तोहफतन पेश किया मुगल एम्पायर के अव्वलीन सरबराह बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर को। ठीक है। उसके बाद ये उन जर्री बहादुर लोगों से ट्रांसफर होता हुआ औरंगजेब आलमगीर तक आ जाता है। ठीक है। और फिर फाइनली एक ऐसे शहनशाह को हुकूमत मिलती है जो ऐशो इशरत के रसिया थे और शराबो शबाब उनका मुकद्दर रही आखिरी वक्त तक, जिनका नाम गालिबन मोहम्मद शाह रंगीला है या अहमद शाह रंगीला है, दोनों नामों से रंगीला है। रंगीला है। वो रंगीला शहनशाह जो थे उन पे हमला आवर होते हैं नादिर शाह जो ईरान के हुक्मरान थे। ठीक है। वो दिल्ली पे हमला करते हैं, अहमद शाह रंगीला की फौज को शिकस्त देते हैं, तलवार चलती है बड़ी घनघरज के साथ और वो एक तरह से फतह कर लेते हैं मुगल एम्पायर। उन्हें ये इल्म था नादिर शाह को कि मुगलिया बादशाहों के पास एक बेशकीमत हीरा है। उस हीरे का नाम उस वक्त तक मंजर आम पे नहीं आया था। अच्छा, यानी नाम नहीं रखा गया। नाम नहीं रखा गया। अभी वो सिर्फ एक हीरा है जिसकी निस्बत ये ज़बाने ज़दे खासो आम है और हर एक बड़े हुक्मरान को बस ये इस वजह से खास है कि हर बड़ा हुक्मरान दूसरे को तोहफे में देता है या वो मुंतकिल होता है विरासती तौर पे। ये मुगल एम्पायर के सर का ताज रहा, यानी मुगल एम्पायर की ये विरासत रही। अब ये है तो बड़ा बेशकीमत, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जिसके पास गया है उसकी तबाही हुई है। और तारीख में ये भी लिखा हुआ है कि ये हीरा या तो कोई खातून ज़ेब तन कर सकती है या फिर कोई देवता। ओके। अगर ये किसी आम इंसान, किसी दुनियादार के पास रहेगा तो उसके साथ उसे ये रास नहीं आएगा। हीरे की निस्बत वैसे एक मिथ भी है बज़मी साहब। वो मिथ ये है कि ये एक ऐसा पत्थर है जो जिसके असरात, अगर ये कोई पत्थरों का जौहरी इस पे बात करे तो वो बड़ा मुनासिब अंदाज में इसे एलैबोरेट कर सकता है कि मुख्तलिफ जो पत्थर हैं उनके अपने अपने खवास हैं। हाँ, असरात होते हैं आपकी शख्सियत पे भी। मुगल एम्पायर ने ये हीरा बेशकीमत समझ के नहीं रखा। मुगल एम्पायर ने ये एक वैल्यूएबल प्रॉपर्टी के तौर पे अपने पास रखा या पुरखों की एक रिवायत या विरासत के तौर पे रखा। अदरवाइज मुगल एम्पायर के जो पसंदीदा पत्थर थे वो जैसे रंगीन पत्थर होते हैं ना जी, याकूत, मरजान, रूबी, टोपैज, मतलब इस नौइयत के पत्थर। अगर आप देखें आज भी जो तारीखी इमारतें हैं वहां पे कुछ बाकियात मौजूद हैं इन कीमती पत्थरों की, नीलम भी उसमें शामिल है। तो ये कोहिनूर हीरा एक विरासत थी जो मुगलों के पास मौजूद थी। डिग्निटी समझते थे कि ये हीरा हमारे पुरखों की रिवायत है और उनकी अमानत है। जी। अहमद शाह रंगीला ने इसे अपने साथ अपनी पगड़ी का हिस्सा बनाया हुआ था। ओके। और फाइनली नादिर शाह ने जबरन ये हीरा अहमद शाह रंगीला से हासिल कर लिया। नादिर शाह ने न सिर्फ हीरा हासिल किया बल्कि हीरे जवाहरात भी हासिल किए होंगे। वो मैं आपको बताता हूँ ना जी, 1000 हाथी और
इसी तादाद में ऊंट लाद के वो दिल्ली से ईरान गए थे। तारीख में आता है कि 50,000 घोड़े या ऊंट, जी, 50,000 ऊंट, वह हाथी भी थे, हाथी 1,000 1,000 हाथी। ये अब और फिर मैं नाजरीन की आसानी के लिए, नादिर शाह ने अहमद शाह रंगीला की सल्तनत पे हमला किया, जी दिल्ली पर हमला दिल्ली किया, पे और वहां से कोहिनूर हीरे के साथ साथ 1,000 हाथी और 50,000 ऊंटों पर हीरे जवाहरात लाद कर यहाँ से ईरान ले गए। ठीक है, वहां के सल्तनत के बादशाह थे। ओके, दौलत लूट ली जी, दौलत लूट ली। अब हीरा उनके पास है। यानी ये पहली ज्यादती सब कॉन्टिनेंट के लोगों के साथ कि उनका मालो दौलत ईरान चला गया। ओके, अब वो जो मिथ है कि कोहिनूर हीरा अगर किसी मर्द के पास जाएगा तो उसके जवाल का सबब बनेगा। ओके, जब नादिर शाह वापस ईरान जाते हैं तो उन्हें नाक का कैंसर हो जाता है। अच्छा, अहमद शाह की तबाही का सबब इसलिए बने कि नादिर शाह ने हमला किया और तहस नहस कर दिया और मालो दौलत लूट लिया, यहाँ भी कब्जा कर लिया दिल्ली पे, और उसके बाद जब इसको लेके गए तो उनकी नाक में कैंसर हो गया, नादिर शाह की नाक में कैंसर हो गया। उस कैंसर के बायस नादिर शाह का इंतकाल हो गया, ट्रीटमेंट नहीं हो सका, या फिर यूं कह लीजिए कि कोहिनूर हीरा लड़ गया। हाँ। अब सर उनके एक सिपा सालार थे, उनकी फौज के जर्नैल थे अहमद शाह अब्दाली, जिनका नाम बाद में उन्होंने खुद से चूज किया अपने लिए, अहमद शाह दुर्रानी। हुक्मरानी उनके पास आ गई और फिर उन्होंने जितने अफगान सरदार थे उनके साथ एक मुआहदा किया। उस मुआहदे के तहत अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान को भी अपने साथ शामिल करके एक बहुत बड़ी एम्पायर के शहंशाह बन गए। फिर वो वक्त आता है जी कि अहमद शाह अब्दाली का भी इंतकाल हो जाता है और सल्तनत आ जाती है तैमूर के पास। नादिर शाह के कोहिनूर हीरा अब अहमद शाह अब्दाली की मलकियत में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, और अहमद शाह अब्दाली के इंतकाल हो गया और फिर सल्तनत आ जाती है जी तैमूर के पास, उनके बेटे के पास। अच्छा, अब ये जो तैमूर है ये कोई ज्यादा देर तक हुक्मरानी नहीं कर सकता, ज़हीनो फतीन नहीं था, और फिर फाइनली ये इनका पोता है अहमद शुजा। ठीक है, अहमद शुजा दुर्रानी। सल्तनत अहमद शाह दुर्रानी के पास मुंतकिल हो जाती है और कोहिनूर हीरा भी अब अहमद शाह दुर्रानी की प्रॉपर्टी है। पंजाब में हुक्मरान है महाराजा रंजीत सिंह। गोरा साम्राज्य अफगानिस्तान पे हमला करना चाहते हैं और वो कैप्चर करना चाहते हैं, वहां से रशियंस को बेदखल करना, सोवियत को बेदखल करना चाहते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट वॉर बिटवीन सोवियत एंड ब्रिटिश। जब पहली दफा काबुल से, अफगानिस्तान से सोवियत को निकाला गया, वो ब्रिटिश ने निकाला, वो अहमद शाह का दौर है। अहमद शाह को वहां का हुक्मरान बनाया गया, वहां के सरदारों को खरीदा गया, सोवियत को हरा दिया गया और अहमद शाह वहां का हरफ आखिर बन गया। ओके, अहमद शाह को एक बहुत बड़ा वजीफा सल्तनत बरतानिया की जानिब से दिया जाता था, क्योंकि वो काम आया था बरतानिया के। उन्होंने वो सरदार खरीदे, उनके भी वजीफे मुकर्रर किए। सरदार कौन से खरीदे? अफगान सरदार। ठीक है, उनको भी वजीफे, वो भी हीरे जवाहरात के हिफ्ज खरीदे। सल्तनत बरतानिया बाकायदा एक वजीफा मुकर्रर करती है जो कि एक भारी रकम है, और जमीनें भी देती थी। वो एक भारी रकम वहां के अफगान सरदारों को दे दी गई। ठीक है, ये सिलसिला बड़ी देर तक चलता रहा। सल्तनत बरतानिया एक मकाम पे वो जो वजीफा मुकर्रर किया गया था उसको कट लगा देते हैं। ओके, अहमद शुजा को ये कह दिया जाता है कि अब हम इतनी रकम अदा नहीं कर सकते, सल्तनत बरतानिया के पास अब इतना पैसा नहीं है। ठीक है, लिहाजा वो कम करके एक्चुअल अमाउंट से 30% कर दिया गया, 70% कट लगा दिया वजीफे पे। जी, अहमद शुजा की हद तक तो ये काबिल कबूल हो गया। सरदार नाकाबिल कबूल हो गए। बरतानिया ने जब अहमद शुजा को वहां का हुक्मरान मुकर्रर किया है तो वहां पे एक बाकायदा गैरिजन, जैसे ये फौज के गैरिजन होते हैं, ऐसा एक छावनी बनाई, बहुत बड़ी छावनी, ठीक ठाक डेवलप किया और वहां पे अपनी कोई 10,000 के करीब फौज भी मुकर्रर की।
जो वक्तन फवक्तन कम होती रही, उसको कम करते गए। अहमद शुजा वाज रूलर, सरदार साथ थे, हालात बड़े साजगार थे, बहुत पुरसुकून मामलात चल रहे थे, वजीफे मिल रहे थे, वजीफा खार मौजें कर रहे थे। अब जब वो लगता है कट, तो अहमद शुजा की हद तक तो बर्दाश्त हो गया, वो तो नहीं बोले, लेकिन जो सरदार थे वो अंदर ही अंदर अब बगावत पे आमादा हो गए। जाहिर है कि हमारा 70% कम कर दिया, खुद खा रहे हो। ये तो यही कहते हैं ना कि ये तो आलाकार बना हुआ बरतानवी हाँ साम्राज्य जी। का। ले सर, अब वो सरदारों ने जो बगावत की है तो उन्होंने तहत कर दिया अहमद शुजा की अहमद शुजा सल्तनत की को। सल्तनत को। बरतानवी साम्राज्य की जो गैरिजन थी उस पे कब्जा कर लिया गया। तकरीबन 5,000 से जायद फौजी कैद कर लिए गए, उनका सब कुछ लूट लिया गया, हीरे जवाहरात सब कुछ लूट लिया गया। अब फौजियों ने, जो ब्रिटिश एम्पायर की आर्मी थी, उस आर्मी ने एक मुआहदा किया अफगान सरदारों के साथ और बाईपास किया अहमद शुजा को। अहमद शुजा तो फरार हो गया सर। ओके। अहमद शुजा तो वहां से फरार हो गया, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ओके। अहमद शुजा फरार होके वापस आ जाता है इधर हिंदुस्तान, पंजाब में। ब्रिटिश आर्मी के 5,000 फौजी मुआहदा करते हैं अफगान सरदारों के साथ कि हमें हीरे जवाहरात मालो जर के एवज एक सेफ पैसेज दे दिया जाए ताकि हम वापसी का रुख इख्तियार करें। ठीक है, मुआहदा हो गया, सेफ पैसेज दे दिया गया, तमाम मालो जर ले लिया गया। ये अफगान सरदारों ने ले लिया, अफगान सरदारों ने, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश आर्मी को सेफ पैसेज दे दिया। ठीक है। अब अफगानिस्तान से 5,000 फौजियों का काफिला सेफ पैसेज लेके वापसी का रुख इख्तियार करते हैं। जो उनके पास मालोजर था वो दे दिया। अब मौसम सरमा है, शदीद सर्दी है, रास्ते में काफिले पे मुसलसल हमले जारी है। बागी सरदार और बागियों के आगे बागी सरदार और फिर उनके सब सरदार, हर एक तो अपनी अपनी जगह पे सरदार था, वो हमला आवर होते रहते हैं। सर्दियों का शदीद तरीन मौसम है, सर्वाइवल मुमकिन नहीं है बगैर अनाज के, बगैर किसी सेफ जगह के मुमकिन नहीं है सरवाइव हो। एक फौजी उन 5,000 में से, ये काफिला जो रवाना होता है ये 5,000 का, याद रखिए। ठीक है। ये ज़हन नशीन कर लीजिए कि 5,000 का काफिला रवाना हुआ है अफगानिस्तान से वापसी के सफर में। ठीक है सर। और पहुंचता है फकत एक। आज भी अगर आप आर्मी के गैरिजन्स का कभी दौरा करें तो आपको वहां पे गैलरीज में, पैसेजेस में, कॉरिडोर्स में एक बड़ी तस्वीर आवेजा दिखाई देगी। हाँ, वो एंटर होते सामने ही लगी होती है जिसपे एक घोड़ा है। हाँ। उस घोड़े पे औंधे मुंह एक शख्स ऐसे लटका हुआ, गर्दन उसकी लटकी हुई। ये वो द वाहिद सर्वाइवल जो वहां से निकलता है और वो बच के पहुंचता है अपनी छावनी में। एक वाहिद। यहां पे ब्रिटिश साम्राज्य फिर नए सिरे से अपनी मामलात जो है उनको संभालना शुरू करते हैं। अब यहां पे मैं एक चीज अर्ज कर दूं कि ये जो ब्रिटिश ने अटैक किया था अफगानिस्तान पे और अहमद शुजा को वहां का हुक्मरान बनाया था, ये महाराजा रंजीत सिंह के पैसेज से नहीं हुआ था, ये सिंध के रास्ते से। अच्छा। ब्रिटिश ने ये सिंध का रास्ता इख्तियार किया था, सिंध के रास्ते ये सारा। तो अभी तक यहाँ ब्रिटिश नहीं पहुंचे थे? अभी यहाँ ब्रिटिश नहीं पहुंचे थे। ठीक है। पंजाब में भी ब्रिटिश नहीं पहुंच सके थे, महाराजा रंजीत सिंह की ही हुकूमत थी। ये जो अहमद शुजा वहां से भागा है, फौज आ गई जलालाबाद, ब्रिटिश फौज का एक सिपाही वहां पे नए सिरे से अब डेवलप हो रहा है, मामलात डेवलप करके अब उन्होंने फिर नए सिरे से ये तमाम मामलात को लेके आगे चलना है। बरतानवी साम्राज्य ने, वो उधर अपनी तैयारी कर रहे हैं, जलालाबाद सिंध में अपने आप को दोबारा से तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हदफ जो है वो है पंजाब। अच्छा, हदफ पंजाब क्यों था? ये ज्यादा जरखेज था? ज्यादा जरखेज था, अनाज बहुत था, फिर सिख एम्पायर जो थी वो बड़ी पावरफुल थी, उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, मालो दौलत के हिसाब से भी, ज़राअत के हिसाब से भी।
अदरवाइज। तो इस दौरान कोहिनूर कहाँ पे गया अहमद सर शुजा मैं के वही पास? अर्ज करने लगा, अब आ रहा हूं मैं उस हम्म। कोहिनूर की तरफ वापस। अहमद शुजा जब वहां से फरार हुआ और उसने पनाह हासिल की महाराजा रंजीत सिंह के पास, तो मेहमान बना महाराजा रंजीत सिंह का। महाराजा रंजीत सिंह को ये इल्म था कि एक हीरा है इसके पास, और वो नादर शाह से अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली से अहमद शुजा, तिमूर, नहीं तिमूर, तैमूर। और तिमूर से, अच्छा ये तैमूर और तिमूर ये दो मुख्तलिफ, अच्छा ये लोग। तिमूर है। ये तिमूर है जिसको तारीख में बाज जगह पे तैमूर भी लिखा गया है, लेकिन तैमूर मुगल बादशाह में, ठीक है मुगल जी। अच्छा शहंशाह। अच्छा ये तिमूर है। ठीक है। तिमूर के बाद जब अहमद शुजा के पास, अहमद शुजा अफगानिस्तान से फरार हुआ, फरार होकर महाराजा रंजीत सिंह के पास पनाह हासिल की और मेहमान बना महाराजा रंजीत सिंह का। कुछ मालो दौलत के एवज महाराजा रंजीत सिंह के जरिए अपनी सल्तनत वापस हासिल करना चाहता था। ओके ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह ने वादा किया कि हाँ आपको आपकी सल्तनत वापस लेके देंगे, मैं आपका साथ दूंगा, आपका साथ दूंगा। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह उस वक्त तक खासे कमजोर हो चुके थे, इतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन हुक्मरानी थी। उनकी एक बेगम थी जिनका नाम था जिंदा। अच्छा। बड़ी ज़हीन औरत थी, माई जिंदा। माई जिंदा बड़ी बड़ी ज़हीन, फतीन, तगड़ी औरत थी, रियासती मामलात को भी जानती थी। वो मामलात को भी लुक आफ्टर करती थी। महाराजा रंजीत सिंह ने अहमद शुजा दुर्रानी से कहा कि आपके पास कोहिनूर है, जिस पे नजर थी जाहिर है महाराजा की। अब आप सवाल कीजिए कि मैंने इसे कोहिनूर क्यों कहा है, अब कहा है। हाँ, पहले आपने सिर्फ हीरा कहा, बेशकीमत हीरा जी। अच्छा, ये इस हीरे के साथ पहले डकैती हुई कि ईरान के लोग यहाँ से डकैती करके साथ ले गए, ईरान ले गए और सारा मालो जर ले गए, और अब महाराजा उसे वापस लेना चाह रहा है क्योंकि वो प्रॉपर्टी है हिंदुस्तान की, और महाराजा हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी, ठीक है। अच्छा, महाराजा ने कहा कोहिनूर है। महाराजा ने कहा कि वो कोहिनूर मुझे दिया जाए। कोहिनूर का नाम तारीख में अहमद शाह अब्दाली या नादिर शाह ने मुकर्रर किया था। अच्छा, नादिर शाह से पहले कोहिनूर का नाम कहीं नहीं था, कोई टेक्स्ट किसी जगह, कोई कहीं बात? नहीं, नो। जो पहला टेक्स्ट है ना जी इसका, हाँ, जो 13वीं सदी में एक टेक्स्ट है, तारीख में मिलता है, लेकिन उसका मुअर्रिख कौन है, वो लिखा किसने, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। लेकिन पहली मर्तबा इस बेशकीमत हीरे का जिक्र मौजूद है कि जो वो कोलकोंडा से दरियाफ्त हुआ, साउथ इंडियन, हाँ, कृष्ण नदी के किनारे से, साउथ इंडिया से, लेकिन उसका नाम कोहिनूर नहीं था। ठीक है। अब तारीख कहती है कि या तो इसका नाम नादिर शाह ने कोहिनूर रखा था या अहमद शाह अब्दाली ने कोहिनूर रखा था। ठीक है। नादिर शाह का जो किस्सा है वो ये है कि जब नादिर शाह ने अहमद शाह रंगीला से ये कोहिनूर हासिल किया था, तो ये अब तारीख की बातें हैं जो लिखी हुई हैं, हम तारीख दोहरा रहे हैं, हम अपनी रिसर्च को, बिकॉज हमको हिस्टोरियन नहीं है, हम तारीख दोहरा रहे हैं कि अहमद शाह ने इसको अपनी पगड़ी में रखा हुआ था। तो नादिर शाह ने अहमद शाह से दोस्ती का हाथ बढ़ाया कि हम दोनों भाई भाई बन जाते हैं, और पगड़ियां एक दूसरे के साथ तब्दील की। और लिखने वाला लिखता है कि जब नादिर शाह ने पगड़ी तब्दील करने के लिए अहमद शाह रंगीला को दी और अहमद शाह रंगीला ने पगड़ी नादिर शाह को दी, तो वो हीरा उसकी पगड़ी से गिर गया जमीन पे। ठीक है। और वो कोई तराशा खराशा हुआ, कोई पत्थर था बस। हाँ, वो सिर्फ एक पत्थर था। ठीक है। तो ये शेप है ना, पिरामिड। जी, अब तो उसकी भी आगे आपको चल के बताते हैं। ये सर पहली दफा जो अल्फाज अदा हुए हैं तारीख के मुताबिक, वो नादिर शाह ने अदा किए हैं कि ये तो नूर का पहाड़ है, कोहे नूर है, ये तो बिल्कुल पहाड़ी शक्ल का वो था, एक रॉक थी, बस रॉक थी। उन्होंने कहा ये तो कोहे नूर है, चमकदार, चमकता हुआ। और दूसरी जो तारीख में आता है वो ये है कि जब अहमद शाह अब्दाली को ये ट्रांसफर हुआ, तो उसने कहा कि ये कोहे नूर, दूसरी दफा नाम जो इसको
हीरा नहीं कहा तो ये गया। कोहिनूर से मशहूर हो गया। जब फिर ये कोहिनूर से मशहूर हो गया। अब महाराजा रंजीत सिंह तलब कर रहे हैं कोहिनूर, किससे? अहमद शुजा दुर्रानी से। अहमद शुजा दुर्रानी ने अवलीन सतह पे तो झूठ बोल दिया कि मेरे पास नहीं है, मैं वहां से इसी बेशकीमत हीरे को बतौर नजराना या हरजाना अदा करके अफगान सरदारों को तो वहां से निकला। लेकिन उसकी भी इंटेलिजेंस बड़ी मजबूत थी। आफ्टर ऑल पंजाब पे हुक्मरानी कर रहा था, बड़ा मजबूत हुक्मरान था। उसने कहा तेरे पास ही है। उसने अहमद शुजा को बाल बच्चों समेत जिंदान में डाल दिया, महाराजा रंजीत सिंह ने, अहमद शुजा। और ये मशवरे सारे माई जिंदा के थे? माई जिंदा बड़ी ज़हीन औरत थी। माई जिंदा बहुत ज़हीन औरत थी, अंग्रेज भी डरता था माई जिंदा से। अंग्रेज? जी सर, वो मैं आगे चल के आपको बता। ठीक है। अब नादिर शाह का दिया हुआ हीरा अहमद शाह अब्दाली से तैमूर से अहमद शुजा, और फिर फाइनली महाराजा रंजीत सिंह के पास कैसे पहुंचता है कि अहमद शुजा है जिंदान में बाल बच्चे समेत। और तारीख में ये भी लिखा हुआ है कि शायद मुबारक हवेली में या कूचा फकीर खाना या जहाँ पे आजकल एक बड़े हमारे मारूफ ख़ानदान के चश्मो चिराग हैं, वो यूसुफ सलाहुद्दीन, मतलब इन मकामात में से किसी एक मकाम इसी पे इसी एरिया में अहमद शुजा को कैद रखा गया है। अब पानी बंद, खाना बंद, बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, प्यास से बिलक रहे हैं। अहमद शुजा ने पैगाम भिजवाया महाराजा रंजीत सिंह को कि मैं हीरा जाती तौर पे खुद आपके हवाले करना चाहता हूं। ठीक है। अब इनकी मुलाकात होती है। उस मुलाकात में अहमद शुजा हैंडओवर कर देते हैं वो हीरा महाराजा रंजीत सिंह को, और उसके बदले उन्हें आजाद कर दिया जाता है। उसके बदले उन्हें आजाद कर दिया जाता है और यहां से डाउनफॉल शुरू हो जाता है महाराजा रंजीत सिंह का। कोहिनूर जहां भी गया वो सल्तनत लेट हुआ, जवाल पजीर हुआ, सल्तनत लेट हुआ। जिन शहनशाहों ने इसको ज़ेब तन किया वो बर्बादी के रास्ते पे गए, शहनशाहों ने इसे ज़ेब तन नहीं किया। इस पे भी मैंने रिसर्च की है। ज़हीरुद्दीन बाबर शौकीन नहीं था, इसको सिर्फ रखा अपनी सल्तनत के मालो ज़र के लिए। ये जो नादिर शाह था ये इस अपनी बाजू के साथ बांधे हुआ था। अहमद शाह अब्दाली इसे अपनी थाइस के साथ बांधे हुआ था। अहमद शुजा दुर्रानी भी इसे अपने थाइस के साथ बांधे हुआ था। अहमद शाह रंगीला इसे अपनी टर्बन में रखे हुए था। ठीक है, देख रहे हैं ना? वो जो गिरा, ठीक है। इसी तरह से अब महाराजा रंजीत सिंह ने भी इसको अपनी पगड़ी का हिस्सा बनाया। ओके। और ये महाराजा रंजीत सिंह को ले डूबा, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि मेरी रिसर्च में अब तक यही कुछ आया है, जिसे आगे गोरों ने जाके चेंज किया है। ब्रिटिश एम्पायर ने चेंज किया इस रवायत को। वो शायद इसलिए कि उन्होंने घर में नहीं रखा। नहीं, उन्होंने इसका एक बड़ा मुनासिब फैसला किया। अच्छा। जो मैंने अवलीन सतह पे, अगर आपके ज़हन में हो कि लिखने वाले ने, जो ज्योतिषी हैं, जो पत्थरों की शनाख्त रखने वाले हैं, जो जवाहरात को समझते हैं, उन्होंने एक लफ्ज कहा था, वो तारीख में मौजूद है, कि ये जो हीरा है ये किसी दुनियादार मर्द के पास जाएगा तो वो जवाल पजीर होगा। ओके, फीमेल के पास जाएगा अगर या तो इसे कोई औरत ज़ेब तन रखेगी या फिर कोई देवता। ठीक है। अदरवाइज दुनियादार और ये बात अंग्रेजों की समझ में आ गई। ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह के पास कोहिनूर पहुंच गया। महाराजा रंजीत सिंह पे जवाल आता है, चूंकि सिख आपस में लड़ पड़ते हैं। जब सिख आपस में लड़ जाते हैं तो फिर फाइनली एक बच्चा 5 साल का, दिलीप सिंह, महाराजा दिलीप सिंह, ये वो पहला बच्चा है जो किसी सल्तनत का हुक्मरान बनता है, वालिये पंजाब बनता है। और ये महाराजा रंजीत सिंह का बेटा? ये महाराजा रंजीत सिंह का बेटा है। और माई जिंदा का बेटा है। ठीक है। अब अब हुक्मरानी ज़ाहरी तौर पे
जो तख्त नशी है तो वो 5 साल का बेटा है, वो 5 साल का बच्चा लेकिन है। पीछे ब्रेन सारा माई जिंदा का है। माई जिंदा। ठीक है। अब सर माई जिंदा हुक्मरानी कर रही है, बरतानवी साम्राज्य पावरफुल हो जाते हैं, बड़ा कोई नहीं है, सिख आपस में भिड़ गए हैं। डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी ब्रिटिश यहां लेके आए थे वो कारगर साबित होती है। सिखों के जत्थे आपस में लड़ा दिए जाते हैं, इत्तेफाक खत्म हो जाता इत्तेफाक खत्म हो जाता है, है, डिफेंस कमजोर हो जाता यस। और फिर एक दिन एक मुआहदे के तहत एक बाकायदा ट्रीटी साइन होती है जिसे मुआहदा लाहौर कहा जाता है। किस किस के दरमियान? महाराजा दिलीप सिंह जिनकी उम्र उस वक्त 11 साल है, माई जिंदा जो कि दिलीप सिंह की मां महाराजा रंजीत सिंह की बेवा है। उस ट्रीटी में ये कोहिनूर हीरा लिखा जाता है। पहली मर्तबा किसी ड्राफ्ट में भी कोहिनूर हीरे का जिक्र आ गया किसी मुआहदे में। जी ठीक है। अब ये बरतानवी साम्राज्य के कब्जे में चला जाता है। दिलीप सिंह को पंजाब से बरे सगीर हिंद से मुंतकिल कर दिया जाता है इंग्लैंड। कितने साल की उम्र में? 11 साल की। 11 साल। तारीख में 2 एजेस लिखी हुई हैं। एक जगह पे वो इतनी ऑथेंटिक नहीं है, 15 साल भी लिखी हुई है, लेकिन जो ज्यादा मुस्तनद है वो 11 साल है। अब आप इन दो जो तारीखें हैं, जो डेट ऑफ बर्थ है, उनको आप कंसिडर कर लीजिए, एक 11 साल और एक 13 साल। 15 साल भी मौजूद है, वो मैं नहीं समझता, क्योंकि वो एक आध मौरख ने उसे 15 साल लिखा है। ठीक है। 11 साल का बच्चा इंग्लैंड ले जाया जाता है। जिन्ना बरे सगीर हिंद में मौजूद हैं। इस बच्चे को वहां जाके तालीम और तरबियत दी जाती है। इस बच्चे को मलका अपना लेती है। ओके। और ये मलका के सपूत शहजादा जॉर्ज, आई डोंट रिमेंबर द नेम, जॉर्ज, उनके साथ पलता बढ़ता जवान होता है। इसका राबता है अपनी मां के साथ। तारीख में, सिख तारीख में, अगर आप गुरुद्वारा की तारीख, जो वहां के जो लोग हैं, जो गुरुद्वारा से रिलेटेड लोग हैं, वाबस्ता है, वो इसकी मुख्तलिफ तारीख बयान करते हैं। वो ये कहते हैं कि वो बच्चा जो था वो अपने आबाओ अजदाद को भूल गया था। अच्छा। उसका ना अपनी वालदा से कोई राब्ता था, ना उसे इस खित्ते के हालात का कुछ इल्म था। लेकिन जो रिसर्चर्स हैं जिन्होंने तारीख लिखी है, वो कहते हैं कि राब्ता था। वो कहते हैं कि वो माँ को बाकायदा खत लिखता था और अपने यहाँ के हालात से आगाह रहता था और उसकी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी। इसमें सर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा जो मैं समझता हूँ शायद हमारे व्यूअर्स को पहले इल्म ना हो, और आपके भी शायद आज पहली मर्तबा इल्म में आएगा। ये सर, अब जो बच्चा है ये माँ के साथ राब्ते में है, शदीद ख्वाहिशमंद है अपने वतन वापस आने के लिए, लेकिन बरतानवी साम्राज्य इसे बरतानिया से हिंदुस्तान आने की इजाजत नहीं दे रहा। अच्छा, अब ये जवान हो गया है जी, अब ये जवान किया बरतानिया ने जी, और ये क्रिश्चियनिटी की तरफ चला गया है। ठीक है। नाउ दिलीप सिंह इज अ क्रिश्चियन। ठीक है। दिलीप सिंह की एक क्रिश्चियन खातून से शादी भी हो जाती है। बड़ी खुशगवार जिंदगी गुजार रहा है वहां पे। तकरीबन 50,000 पाउंड इसका वजीफा भी मुकर्रर है उस दौर में 50,000 पाउंड सालाना। जो बाज मौर्रख लिखते हैं कि मुख्तलिफ को 1 लाख तक भी वो शायद लिखते हैं। 1 लाख पाउंड, 1 लाख पाउंड कुछ अरसे बाद वो 1 लाख पाउंड लिखा और कुछ हाँ, अव्वलीन सतह पे जो लिखा गया है वो 50,000 पाउंड ही है जो मुसद्दिका है। ठीक है। कुछ कहते हैं कि जी ये बाद में बढ़ते बढ़ते 1 लाख पाउंड तक भी कर दिया गया था, जब वो बहुत ज्यादा जिद पे अड़ गया था कि मुझे वापस जाना है हिंदुस्तान और मैं पंजाब जाना चाहता हूं, मैं अपनी जन्मभूमि पे वापस लौटना चाहता हूं। बरतानवी साम्राज्य इसे यहां आने की इजाजत नहीं दे रहे थे और माई जिंदा से खौफजदा थे। माई जिंदा से क्यों खौफजदा थे? मालो सर, उनका ये ख्याल था कि अगर महाराजा रंजीत सिंह का बेटा, जो कि अब कड़ियल जवान है, तालीम याफ्ता है, ये वापस जाएगा तो ये अपनी सिख एम्पायर को दोबारा से एक दफा
मुनज़्ज़म करेगा मुनज़्ज़म और करेगा उनके लिए प्रॉब्लम और उनके लिए एक प्रॉब्लमैटिक होगा, वो इसे इजाजत नहीं देते सर। आप बताइए ना, ये इस बात की तस्दीक होती है, इस बात के लिए ये दलील काफी है कि बरतानवी साम्राज्य माई जिंदा के बेटे को बरसगीर हिंद में वापस नहीं भेजना चाह रहे। इसका मतलब है कोहिनूर से बड़ी चोरी तो यही है, ये तो बल्कि अगवा है। अगवा बराए तावान है। हाँ, कि यहाँ से लेके गए हैं। मैं ये समझता हूं कि ये पहला अगवा बराए तावान है, क्योंकि इसी अगवा बराए तावान के इवज ब्रिटिश साम्राज्य ने कोहिनूर हासिल किया है। कोहिनूर अभी माई जिंदा के पास है जी, और दिलीप सिंह जो है वो जवान हो गया, क्रिश्चियन से शादी भी हो नहीं, गई माई है। जिंदा ने दे दिया, तब जब ये 11 साल का बच्चा जा रहा है ना, ये मुआहिदा हो इंग्लैंड, गया, साथ दे मुआहिदा दिया। हो गया, वो साथ चला गया ठीक हीरा। है, अब ब्रिटिश साम्राज्य के पास है। ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य इसकी बाकायदा एक नुमाइश मुनक्किद करते हैं, अच्छा, कोहिनूर की। कोहिनूर की। अब जो लोग, जो पहली दफा कोहिनूर दिखाया जाता है लोगों को, तो ये एक पत्थरनुमा हाँ, पत्थर। शीशे का टुकड़ा, लोग कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि ये कोहिनूर है जिसके लिए दुनिया कटमरी, अनइवन। मतलब बेकार सी चीज है। यहां पे फैसला किया ब्रिटिश साम्राज्य ने, एक तो ये कि उस हीरे को जीनत बनाया मलका की, किसी मर्द के पास नहीं रहा, ठीक है। और फिर फाइनली उसको लेबोरेटरी भेजा गया, उसकी कटिंग करवाई गई। तारीख में एक जगह ये लिखा हुआ है कि वो हीरा 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया, असल हालत से वो 1/4 रह गया। ठीक है। आज जो हीरा मौजूद है, पहले वो हीरा कुछ शुतुरमुर्ग के अंडे के बराबर था, अनइवन था। जब उसे तराशा गया, बेल्जियम कट दिया गया, तो वो एक आज की जो उसकी शक्ल है, चूंकि वो म्यूजियम में पड़ा हुआ है, उसकी जो हुजम है वो एक मुर्गी के अंडे के बराबर है। ठीक है। अब यहां पे 3-4 मुतजाद चीजें मौजूद हैं तारीख में। मैं ये समझता हूं कि दुरुस्त है कि सर, जब हीरे को लेबोरेटरी में कटिंग की गई, तो फिर यकीनन उसमें से बेशुमार हीरे निकाले गए, छोटे छोटे, छोटे बड़े, हाँ बिल्कुल, कोई, मुख्तलिफ साइज के। हाँ, कोई लॉकेट साइज का, हम्म। कोई रिंग साइज का। ये सब कुछ बरतानिया ने किया। ये सब बर्तानिया में हो रहा है, क्योंकि लेबोरेटरीज वहां मौजूद। हाँ, और इस हवाले से कोई परमिशन नहीं ली गई जिनकी मलकियत है हीरा, क्योंकि बरतानिया अपनी मलकियत समझ बैठा था। जी जी, आप बरतानवी मुआहदे के तहत लेके यानी गए, मुआहदे के तहत चुपके से ले गए। ले गए। अब इस हीरे की कटिंग हो चुकी है आज के वक्त में, बेल्जियम कट, बाकायदा वो हीरा जो है वो आज उनके म्यूजियम में मौजूद है। और मेरी रिसर्च के मुताबिक उस हीरे की जो बाकियात थी, जो कटिंग्स थी, तराश खराश से वो जब 2 हिस्सों में भी तकसीम हुआ, तो फिर उससे आगे कई हीरे तराशे गए, और वो फिर वहीं पे साम्राज्य में और तकसीम वो हुए। वहीं साम्राज्य में तकसीम हुए। किसी ने उसको अपनी अंगूठी का नगीना बनाया, किसी ने अपनी टाई के ब्रोच का नगीना बनाया, और किसी ने पेंडेंट और लॉकेट का हिस्सा बनाया। एक जगह पे ये भी मिलता है कि एक जो ड्यूक ऑफ जो थे इंग्लैंड के ड्यूक, उन्होंने अपने शायद बटन जो थे अपनी शर्ट के, उनमें भी वो छोटे साइज में उस हीरे की कटिंग्स ही मौजूद थी। अब इस पे हम तारीख की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। या व्यूअर्स के लिए अर्ज है कि हम तारीख की बात कर रहे हैं, जो जो कुछ हमें दौराने रिसर्च मुख्तलिफ बुक्स को स्टडी करने के बाद मिला है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब वो वक्त आता है सर के मुलाकात करवाई जाती है माई जिंदा की, माई जिंदा की उनके दिलीप बेटे सिंह से। माई जिंदा जो है वो अंधी हो चुकी है, ओए होए, अच्छा। उनकी बिनाई जाती रही अपने बेटे के इंतजार में। और ये भी पॉइंट टू बी नोटेड सर कि पंजाब फिर भी नहीं आने दिया गया। माई जिंदा की मुलाकात करवाई गई बेटे से, पंजाब फिर भी नहीं आने दिया। ऑल द वे लॉन्ग जिंदा को यूरोप लेके जाते हैं और उसकी बेटे से मुलाकात करवाते हैं, क्योंकि वो अंधी हो चुकी हैं। यहां पे एक अजीबोगरीब मंजर ऐसा था, रोंगटे खड़े कर देने वाला। मां और बेटे की जो एक मैग्नेटिक फील्ड है वो यहां से नजर आता है कि वो अंधी हैं और उसके बावजूद बेटे को पहचान लेती हैं। बेटे को शनाख्त कर लेती हैं। वो अपने बेटे के सर से लेके उसके मुंह पे यूं करके हाथ फेरती हैं और एक जुमला कहती हैं कि मुझे दुख हुआ है, तो तू मेरा बेटा, मैंने तुझे पहचान लिया है, लेकिन ना तेरा केस है
ना तेरे सर पे पगड़ी है, और जो सिखों की रिवायत है। और ना ही तू आज अपने आबाओ अजदाद की सूरत में है। इतना तवील वक्त जो मैंने तेरे इंतजार में गुजारा, काश तेरी मेरी मुलाकात ना होती और मुझे ये दिन ना देखना पड़ता, क्योंकि सिख की जो एक शान है, पगड़ी। शान है, वो सिर्फ पगड़ी नहीं है सर, वो सिर्फ पगड़ी नहीं है, उनके मजहब का हिस्सा है। कच्छ, केस, करपान ते कंगा। कच्छ, केस, करपान ते कंगा, 4 काफ। जी सर, ये उनके मजहब का हिस्सा है। तलवार, केस, कंगी और अंडरवेयर, ये उनके मजहब का हिस्सा है। सिख ने ये लाजमी अपने जुज़्वे बदन रखा हुआ है। और वो कुछ भी नहीं था तो वो कहते मुझे दुख हुआ। He was a modern British boy, educated। ये वो दिलीप सिंह नहीं था। अब ये वो दिलीप सिंह नहीं जो था, 11 साल की उम्र लेकिन दिलीप सिंह की जो थी ना कशिश टुवर्ड्स मदर, और उसकी जो एक रुझान था, उसकी जो ख्वाहिश थी, वो इस हद तक शदीद थी कि वो बरमला इसका जिक्र करता था। इस मकाम पे भी दिलीप सिंह ने, महाराजा दिलीप सिंह ने, ही वाज अ बिग मैन। महाराजा रणजीत सिंह एंड उसके दीगर जो आल औलाद थी, वो वाकई सरदार थे, महाराज थे। महाराजा रणजीत सिंह के बेटे का खून जोश मारा उस मकाम पे भी। जब मां से मुलाकात हुई, उसने कहा कि मैंने मां के साथ जाना है। नहीं आने दिया, नहीं आने दिया गया, मां वापस लौट आई। तो ये इस सारे मामले में जो महाराजा रणजीत सिंह की सल्तनत के खजाने थे, मालो जर था, ले गए ब्रिटिश मुआहदे के तहत। अच्छा, एक मुआहिदा, जबरदस्ती का मुआहिदा था ये आप समझ लीजिए कि अब सिख इतने बढ़ चुके थे, क्योंकि इस मुआहिदे में ऐसा लगता है कि जैसे उस वक्त माई जिंदा के सर पे तलवार थी कि बेटा भी दे दिया और माल और जर भी दे दिया सारा, और वो ले गए। सर रज के लुटा है। ये कहानी बड़ी तवील है, ये दास्तान इतनी तवील है कि हमें 3 दिन लग जाएं इसे बयान करने में। बरतानवी साम्राज्य की जो हुक्मरानी है, वो कोई चंद दिन का खेल नहीं। तो जी हम समझते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, तिजारत के मौके लेके आई है, यहाँ पे जिद्दत आई है, रेलवे ट्रैक्स आए हैं, यहाँ पे बहुत सी चीजें सर हम आई बड़े हैं। लालची थे। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई है, हिंदू को भी मकार कौम कहा जाता है, अय्यार कहा जाता है, इन अय्यारों और मकारों को वो धोखा कैसे दे गई? आज आप प्लास्टिक मनी पे कन्वर्ट हो चुके हैं, उसकी कोई वैल्यू है? आपकी जेब में भी होगा, मेरी जेब में भी मौजूद है। सोने के सिक्के से, चांदी के सिक्के, फिर लोहे के सिक्के से, कागज, और फिर कागज से प्लास्टिक मनी में आप गए हैं। अच्छा, ये तो क्या आप जाहिल ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब मुगल सल्तनत थी, मुगलिया सल्तनत में हम देखते थे कि अशरफियां और सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, यही चलते थे। वैल्यूएबल क्या है जी? वैल्यूएबल आज भी सोना है। सोना है। हाँ, उस सोने के एवज आपको क्या दिया जा रहा है? हमें तो कागज के टुकड़े मिल रहे के हैं। टुकड़े दिए जा रहे हैं। आगे यानी ईस्ट इंडिया यहाँ से सोना, चांदी, हीरे जवाहरात ले गई और यहाँ पे हमें कागजी नोट थमा गई। कागजी नोट थमा गई। अब सर ये जो आगे आगे भी एक बड़ा सेंटिमेंटल किस्सा है। दिलीप सिंह की मां माई जिंदा का इंतकाल हो गया। अब मामला जो था वो ऐसा था कि आना पड़ता दिलीप सिंह को। दिलीप सिंह ने ख्वाहिश जाहिर की कि हम में, सिखों में अस्थियां बहाई जाती हैं और मैं ये अस्थियां अपने देश में गंगा जमुना में बहाना चाहता हूं। वो तो हिंदू नहीं बहाते। नहीं सर, ये भी बात है। ओके। सिख भी अपनी जो डेड बॉडीज हैं उनको बर्न करते हैं और बिल्कुल उसी तरीकाकार के मुताबिक इन्फ्लुएंस, ये आपका जो ये पाकिस्तान का जो ये खित्ता है, ये जो सब कॉन्टिनेंट है, जिसे आज आप पाकिस्तान भी कह रहे हैं, यहाँ पे भी मोर देन 70% जो रसूमात हैं वो हिंदुआना है। वो हिंदुआना है। हम इन्फ्लुएंस्ड हैं क्योंकि इकट्ठे रहे। अदरवाइज अगर आप इस्लामिक स्टडी करते हैं, शादी ब्याह की बहुत सी रसूमात, बेशुमार रसूमात, जो जितनी भी आपकी तहम्मात हैं और ये जितने भी मामलात हैं, ये सारे के सारे
हिंदू के Influenced होके हुआ है, इन्फ्लुएंस। ठीक है, बिल्कुल सही। तो सिख पार्ट एंड पार्सल रहे। हाँ, बस सिर्फ एक यही कुर्बत है सिख और हिंदू की कि वो भी अपनी डेड बॉडी को दफन नहीं करते, जलाते हैं, अस्थियां दरिया में बहाते हैं। ठीक है। दिलीप सिंह ने कहा कि जी मैं दिलीप नहीं सिंह ने कहा कि जी मुझे गंगा जमुना में अपनी मां की अस्थियां बहानी है, जाना। तो परमिशन दी जाए। अब वो परमिशन तो मिल गई, लेकिन एक प्लानिंग के तहत आज मुंबई और उस वक्त के बॉम्बे तक महदूद किया गया। वहीं पे एक नहर में कहा कि जी यही वो मकाम है जहां पे अस्थियां बहाई जाती हैं, और बॉम्बे के किनारे एक नहर में अलाउ किया गया माई कि आप जिंदा यहाँ की बहा दें। अस्थियां बहा दी। दिल्ली नहीं आने दिया। सर इसमें एक जो बड़ा मजे का पॉइंट है वो ना मिस हो जाएगा, वो जरूर सुन लीजिएगा। महाराजा दिलीप सिंह भरपूर तरीके से ब्रिटिश हो चुके थे। यूरोप की छाप, उन पर बरतानिया की छाप एम्बोस हो चुकी थी। लेकिन उनकी बेटी, जो एक क्रिश्चियन मदर से उनकी बेटी थी, उसका नाम था, ये आपके लिए भी नया होगा, शायद तारीख तान जानते हो, बम्बा। अच्छा, बम्बा। बम्बा बम्बा अपनी सरजमीन पे वापस लौटी, पंजाब आई। हालात बदल चुके थे, मामलात करवट ले चुके थे, वो पाबंदियां, वो सख्तियां नहीं रही थी। बम्बा पाकिस्तान आ गई, आज के पाकिस्तान, तब के पंजाब। और बम्बा घर ले लेती हैं लाहौर के मॉडल टाउन में। अच्छा, ये जो मॉडल टाउन लाहौर है। जी मॉडल टाउन लाहौर है सर। है ये नई बात आपके लिए? हाँ, कितनी इतना पुराना है? मॉडल टाउन लाहौर में बम्बा का घर। अब मुझे उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी मेरे लिए। ये मुझे एक बहुत बड़े तारीखदान ने, एक हिस्ट्री के बड़े सीनियर मोस्ट प्रोफेसर ने ये राज बताया कि बम्बा ने फिर यहां पाकिस्तान में, यानी इस सब कॉन्टिनेंट में, एक डॉक्टर से शादी की जो कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर थे, और यहीं की होकर रह गई। अब मेरे लिए जो एक रिसर्च पेपर तैयार हो गया, जो कि मुझे बड़ा तजस्सुस होता है और मैं उसके बगैर रह नहीं पाऊंगा। अब मुझे मॉडल टाउन जाना पड़ेगा, मुझे मॉडल टाउन सोसाइटी का वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो खंगालना पड़ेगा, फिर कब्र पता करनी वो पड़ेगी, सारे रजिस्टर चेक। नहीं, कब्र तो पता कर ली मैंने सर। अच्छा, कब्र कहाँ पे? सर जी मतलब आपने जब ये जिक्र किया रात गए कि हम ये डिस्कस करेंगे अपने व्यूअर्स के लिए, तो बिकॉज क्यूरियस हो गया। जाहिर आप पुलिस में रहे, टास्क मिलता है तो आप उसको टास्क तो पूरा करना है ना सर। सर बम्बा की कब्र जो है, अगर आप गुलबर्ग से जेल रोड की जानिब जाएं, या अगर आप शेरपाव ब्रिज से टुवर्ड्स शादमान जब आप उतरते हैं, तो एक कब्रिस्तान है जिसे गोरा कब्रिस्तान कहते हैं। हाँ बिल्कुल, राइट साइड पे है जी, है बिल्कुल। उधर से आते हुए अगर शादमान से हैं तो लेफ्ट साइड पे है। गोरा कब्रिस्तान का जब आप गेट एंटर होते हैं तो ज्यादा दूर नहीं, कोई 50 या 60 गज आप अंदर एंटर होते हैं तो वहां बम्बा का जिम खाना क्लब के साथ है। जी, जिम खाना की बैक साइड पे है बम्बा की, वहां कब्र है, ग्रेव है, जो कि महाराजा दिलीप सिंह की बेटी है। अच्छा, अब इसको ज़ाहिर क्लोजिंग की तरफ चलते हैं अगली एपिसोड में, अगले एपिसोड में, क्योंकि सर मैं चाहता हूं कि हम इसको ना, जैसे हम कोहिनूर को लेके चले हैं ना सर, हम कोहिनूर का अंजाम भी बताएं। अभी अंजाम हम डिस्कस कर सकते हैं 5-10 मिनट में सर। बड़ा लंबा है अंजाम भी। अभी उसमें हमारी ये वो सबसे बड़ी चोरी है ना सर जी। इसमें यह है जी कि भारत आज भी उसे वापस लेने का ख्वाहिशमंद है। उसके लिए मुतअद्दद खतूत भी लिखे जा चुके हैं, केसेस भी सुना है कि केसेस भी चल रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के कुछ एक ऐसे मुआहदे हैं जिनके मुताबिक ये क्लेम कर रहे हैं, उसके लिए डेलीगेशंस भी जाते हैं। लेकिन वो जो एक मुआहदा लाहौर है वो रुकावट आ रहा है, वो उसमें बहुत बड़ी रुकावट, जो उस वक्त महाराजा दिलीप सिंह और
माई जिंदा और उसके साथ साथ ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश सरकार के दरमियान होता है, जो वायसराय हिंद जिनका हेडक्वार्टर पंजाब में था, उनके साथ वो मुआहिदा हुआ। अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे जो ये कोहिनूर की चोरी के हवाले से भी कि इसका अंजाम क्या हुआ। अभी वैसे अंजाम बता ही दें कि अंजाम तो अभी उनके पास ही है। सर अभी ये केस चल रहा है, हीरा उनके पास है। हम आज ये प्रिडिक्ट कर देते हैं अपने व्यूअर्स के लिए कि भारत एड़ी चोटी का जोर लगा ले, हीरा उन्हें वापस नहीं मिलने का। उसकी वजह ये है वही मुआहिदा लाहौर। आज तक कभी गई हुई चीज वापस आई है? क्या सिख इसलिए हजम नहीं होते भारत को, रियासत को, कि ये मुआहिदा लाहौर सिखों ने किया था और उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी और मालो जर जो है वो देखिए, सिख एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। हाँ, पंजाब की अगर हकीकी वारिस है तो सिख है। सिख कम्युनिटी खुद को अन्नदाता भी कहती है। अन्न, वो क्या एक बड़ा गुलाम फरीद या शायद फरीदुद्दीन गंज शकर का कलाम है कि 5 रुकन इस्लाम दे ते 6वां फरीदा टुक, जे ना लब्बे 6वां ते 5 ही जांदे मुक। तो सिख साम्राज्य, सिख एम्पायर, सिख कम्युनिटी खुद को अन्नदाता भी कहते हैं कि हम भोजन तकसीम करने वाले हैं, हम अनाज उगाने वाले हैं, हम मेहनत कश किसान हैं, धरती के वारिस हैं और पंजाब के वारिस हैं। तो ये जो खालिस्तान तहरीक है, खालिस्तान तहरीक भी उसी का हिस्सा है। और अगर आप उनकी इस बात पे गौर करें ना, सिखों की, कि वो अनाज उगाने वालों में उनका, आज अगर आप कनाडा चले जाएं, वहां पे जरखेज ज़मीनें सारी तो जरखेज ज़मीनें वहां के काश्तकार बदरजा उत्तम सिख कम्युनिटी है, पूरे के पूरे टाउन सिखों के हैं। तो सर, हिंदू की जो दुश्मनी है सिख के साथ, और सिख को जैसे इस्तेमाल किया गया, पंजाबी हुड़ माते, अगर आप अपने पंजाब का जिक्र कर ले, हमने हमेशा वेलकम किया है खुली बाहों से। हम बड़े मेहमान नवाज हैं, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम मुतासब नहीं हैं। ऐसा ही है पंजाबी टग्गा। तो सिख भी चूंकि पंजाब का हिस्सा है तो वो भी टग्गा शुमार किए गए और उसे हमेशा इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो अभी कोहिनूर नहीं मिल सकता और कोहिनूर वहां पे। और नाजरीन को हम बताते चलें कि कोहिनूर की जो वैल्यू है वो बर्रे सगीर की जमीन जितनी है। और आज का भी मुअर्रिख लिखने वाला ये कहता है कि वो शायद अब तो नहीं, लेकिन जब ये तारीख लिखी गई कि वो पूरे बर्रे सगीर के बजट के बराबर उसकी कीमत थी। तो इसका मतलब है कि इतनी बड़ी चोरी ये करके लेके गए। इसके बाद हम नाजरीन को बताएंगे कि जो सनती हवाले से हमें डिच किया, इस लालची कौम को कैसे लूटा गया। हाँ, बर्रे सगीर की लालची कौम को कैसे लूटा गया, कैसे बरतानवी खजाने भरे गए, और इसके साथ साथ यहाँ से क्या क्या लेकर गए और कितने करोड़ों का फायदा उस वक्त के दौर में बरतानिया को हुआ और बर्रे सगीर जो है वो कमजोर तरीन होता चला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब। नाजरीन, आज के पॉडकास्ट में आपने जाना कि बरतानवी साम्राज्य ने चोरियों की इब्तदा कैसे की, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई तो उसकी नज़र किस चीज़ पर थी। हम बहुत सी डकैतियों और बहुत सी चोरियों के बारे में जो मौजूदा दौर में होती हैं उन पर तो बात करते हैं, लेकिन हमने सोचा कि नाज़रीन को उस चोरी के बारे में बताएं कि जो सबसे बड़ी बर्रे सगीर की चोरी है, और वो है कोहिनूर की चोरी। इसके साथ साथ दीगर हीरे जवाहरात किस कैटेगरी में और किस तरीके से लूटे गए, ये आपको आने वाले पॉडकास्ट में ज़रूर इंशाल्लाह आपको बताएंगे, और वो तमाम चोरियां बताएंगे जो बरतानवी साम्राज्य ने बर्रे सगीर के लोगों के हक पर डाका डालकर की। आज के पॉडकास्ट के हवाले से कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।